हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सीलेंस एजुकेशन। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12 बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, और उसमें हम करने वाले हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो हम किसका अकाउंट बनाने जा रहे हैं? हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट बनाने जा रहे हैं जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। ओके, तो ये किस लिए काम करते हैं? ये अपने मेंबर्स को सर्विस देने के लिए काम करते हैं। ओके, अभी तक हमने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा है, हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ा हुआ है जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो ये सब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इनका मेन एम होता है प्रॉफिट करना, राइट। बट ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर में हम जिसका पढ़ने जा रहे हैं ये है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सर्विस के लिए काम करता है, इनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे अकाउंट्स में क्या डिफरेंस आएगा इनके। एक प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट कैसे बनता है और एक नॉन प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट कैसे बनता है, उसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? फर्स्ट चैप्टर में हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे देता है, और उस ट्रायल बैलेंस का यूज करके हम क्या बनाते हैं? हम वहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पे हम हमारे जो प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस। बट यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और इस रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का यूज करके हमें बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इसमें भी हम बनाएंगे बैलेंस शीट, बिकॉज बैलेंस शीट तो कॉमन है। अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं, अगर हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पे तो बैलेंस शीट हमें दिखाना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के प्लेस में हमें यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो इनकम साइड में हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने इनकम आते हैं वो शो करने वाले हैं, और एक्सपेंडिचर साइड में हम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन चीज़ों में अपने एक्सपेंसेस को करता है, जिन चीज़ों के लिए अपने खर्चे करता है, उसे हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में दिखाने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम पहले रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को समझ लेते हैं। आपको रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। यहाँ पे रसीट साइड में क्या है? रसीट से आपको समझ में आ रहा होगा रसीट मतलब क्या हो गया? रसीट मतलब पैसे का आना, ओके, और पेमेंट का मतलब हो गया पैसे का जाना, हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसे आएंगे वो किस तरफ हमको दिखेंगे? सारे के सारे जो आए हुए पैसे हैं वो हमें यहाँ पे रसीद साइड में दिखेंगे, और जो पेमेंट्स है यानी कि यहाँ से आपके सारे के सारे पैसे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो रसीट्स है वो भी दो टाइप के होते हैं और पेमेंट भी दो टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रसीट्स, हमारा जो रसीट्स है वो एक कैपिटल रसीट भी हो सकता है और एक रेवेन्यू रसीट भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग रसीट के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो आपका रसीट्स है वो कैपिटल रसीट भी हो सकता है और रेवेन्यू रसीट्स भी हो सकता है। अब ये कैपिटल रसीट्स क्या है? कैपिटल रसीट्स ऐसा रसीट्स है जहाँ पे जो पैसा है हमें जो आता है वो नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग यानी कि यहाँ पे जो पैसा आपको आएगा वो हर मंथ में आने वाला नहीं है, वो कभी आपको साल में एक बार मिल गया, 2 साल में कभी एक बार मिल गया। तो इस तरह के जो भी रसीट्स है, इस तरह के जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो नॉन रिकरिंग है एंड नॉट फॉर्मिंग रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि यहाँ पे जो आपको इनकम आ रहा है वो रेगुलरली नहीं आएगा, वो कभी कभी, ओके, वो ईयर में कभी एक बार आ जाएगा आपको। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया गया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो यहाँ पे ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्या है? मान लीजिए कि आपका जो एनपीओ है, ओके, एनपीओ से आप समझ जाइए, मैं जब भी एनपीओ बोलूँगा तो एनपीओ का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एनपीओ। और ये एनपीओ क्या है? ये आपका ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो है ये यही है, ओके। इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ बोलूँगा, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका मतलब। तो इसे मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका एनपीओ जो है वहाँ पे जो आपका बिल्डिंग है, एनपीओ की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही पुराना हो चुका है, और उसको रिनोवेशन कराने के लिए मान लीजिए किसी ने आपको डोनेशन दिया हुआ है,
किसी बड़े बिजनेसमैन ने या फिर किसी सेलिब्रिटी ने कुछ तो भी डोनेशन दिया आपको लाके कि आप अपने बिल्डिंग का रिनोवेशन करा लो, आपका बिल्डिंग बहुत ही पुराना हो चुका है। तो ये क्या हो गया, हमें क्या एवरी मंथ आके कोई डोनेशन देने वाला बिल्डिंग रिन्यू करने के लिए नहीं, ये हमें कभी 5 साल में 10 साल में कभी एक बार मिलेगा ऐसा पैसा। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर है, राइट, ये कभी कभी आपको मिल रहा है। नॉन रिकरिंग का मतलब हो गया जो रिकर नहीं हो रहा है, ओके, जो बार बार आपको बार बार नहीं मिलने वाला है, ओके, जो बार बार नहीं हो रहा है उसे हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग। एंड नॉट फॉर्मिंग रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये आपका रेगुलर इनकम नहीं है, आपका रेगुलर इनकम इस तरह के डोनेशन से नहीं आने वाला है जो कि आपको कभी 5 साल में 10 साल में मिलेगा। हमारा रेगुलर इनकम हमको हर महीने आना चाहिए, बट ये पैसा आपको हमेशा नहीं मिलेगा, तो ये आपका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपको दिया गया है, बिल्डिंग को रिनोवेशन कराने के लिए दिया गया है, एक तरह से आपका लायबिलिटी हो जाएगा, ओके। तो इस तरह के रेसिट्स को यहाँ पे भी हमारा पैसा आया हुआ है, ओके, ये रेसिट्स है, पैसा हमें आया हुआ है। तो इस तरह के रेसिट्स को जो कि नॉन रिकरिंग है, कभी कभी होते हैं, ऐसे रेसिट्स को हम बोलते हैं कैपिटल रेसिट्स। और भी यहाँ पे एग्जांपल है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। मान लीजिए कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे आपको कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट, फुटबॉल का टूर्नामेंट कुछ कराना है और किसी बिजनेसमैन ने, किसी सेलिब्रिटी ने कुछ पैसे दिए उस टूर्नामेंट को कराने के लिए, तो आपका वो ये जो है कैपिटल रिसिट्स हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमें वो पैसा मिला है, ओके। अब हम देख लेते हैं रेवेन्यू रिसिट्स। तो रेवेन्यू रिसिट्स क्या है, ये रिकरिंग इन नेचर है। रिकरिंग मतलब ये बार बार आपको मिलते रहेगा, ओके, आपको एवरी मंथ मिलेगा ये। और ऐसे रेसिट्स को, ये रेसिट्स से आपका पैसा आपको आ रहा है तो रेगुलरली आपको पैसा आते रहेगा, रिकरिंग इन नेचर एंड रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, आपको रेगुलरली ये पैसा मिलते रहेगा। एग्जाम्पल के लिए सब्सक्रिप्शन, ओके। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या है, आपके जो एनपीओ के मेंबर्स रहते हैं वो एवरी मंथ आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देते हैं मेंबर बनने के लिए, ओके, ये आपका सब्सक्रिप्शन का पैसा रहता है और ये आपको रेगुलरली एवरी मंथ मिलते रहता है। तो ये क्या है आपका, ये आपका रेगुलर इनकम है, ओके। तो एनपीओ का जो मेन इनकम है वो हमारा सब्सक्रिप्शन से ही आता है, ओके। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है आपका क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिट्स हो गया। उसी तरह से लॉकर का पैसा आता है, लॉकर का रेंट आता है। मान लीजिए कि कोई आपका जो एनपीओ है कोई एक जिम है, ओके, और वहाँ पे जो मेंबर्स हैं उन्होंने लॉकर का फैसिलिटी लिया होगा, वहाँ पे अपने जो भी बैग वगैरह लेके आते हैं वो लोग, शूज वगैरह लेके आते हैं, जिम में जाते हैं जो, वो लोग क्या करेंगे उस लॉकर में लाके अपने बिलोंगिंग्स वहाँ पे रखते हैं। तो ये फैसिलिटी लेने के लिए उनको कुछ पैसा पे करना होता है, तो पैसा जो है वो रेगुलरली मिलते रहता है, वो एवरी मंथ पे करना पड़ता है उनको। तो हमारा ये रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू रेसिट्स। तो आपको रेसिट्स समझ में आ गया होगा। रेसिट्स मतलब क्या हो गया, हमें जो पैसा आ रहा है, और ये पैसे दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल रेसिट्स और एक होता है रेवेन्यू रेसिट्स। अब हम देख लेते हैं इसको हमें किस तरह से डील करना है। तो आपको जो रेसिट्स आ रहा है, एक है आपका कैपिटल रेसिट्स और एक है आपका रेवेन्यू रेसिट्स, ओके। तो ये जो आपका कैपिटल रेसिट्स है जो कि नॉन रिकरिंग इन नेचर है, ये हमें डालना होता है बैलेंस शीट में, और वो भी बैलेंस शीट के हमें इसे लायबिलिटी साइड में डालना होता है, ओके। और ये जो आपका रेवेन्यू रिसिट्स है इसे हम कहाँ डालते हैं, इसे हम ट्रांसफर करते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ओके। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू वाला रिसिट्स रहेगा जो आपको बार बार मिलते रहता है, उन्हीं रिसिट्स को हम कहाँ पे डालते हैं, उन्हीं रिसिट्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं, ओके। और बाकी जो आपका कैपिटल रिसिट्स है वो कहाँ जाता है, वो आपका जाता है बैलेंस शीट में। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे रिसिट्स के बारे में समझ लिया है, अब हम पेमेंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पेमेंट्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपका पेमेंट जो एक्सपेंडिचर ही होगा, बिकॉज पेमेंट का मतलब क्या हो गया, हम जो पेमेंट कर रहे हैं, जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो आपका पेमेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे पेमेंट को एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका 3 टाइप हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम वैसे हो गया जैसे हमारा कैपिटल रिसिट्स था।
नॉन रिकरिंग था, उसी तरह से जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, ये जो भी आपके खर्चे हैं वो आपके नॉन रिकरिंग रहेंगे, यानी कि ये जो बार बार होने वाले खर्चे नहीं है। आपने एक बार एक खर्चा कर दिया, फिर आपको 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल, 10 साल आपको फिर से ये खर्चा नहीं करना होगा। ओके, तो ये आपका इसका जो भी बेनिफिट मिलेगा हमें लॉन्ग टाइम के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एसेट्स खरीद लिया, हमने कोई मशीन खरीद लिया, कोई वैसे एनपीओ में आपका कोई मशीन मेरे ख्याल से नहीं आएगा, बट मान लीजिए कि हमने कोई फर्नीचर खरीद लिया, हमने कोई बिल्डिंग खरीद लिया, हमने कोई ज़मीन खरीद लिया, तो ये सब क्या हो गया आपका, ये आपका जो बेनिफिट है, ये सब चीज़ों का जो बेनिफिट है आपको बहुत ही लॉन्ग टाइम तक मिलने वाला है। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बिकॉज ये नॉन रिकरिंग नेचर है और इसके जो बेनिफिट है हमें बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मिलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ये रिकरिंग रहेगा, ये बार बार होने वाला एक्सपेंडिचर है और इसका जो बेनिफिट है आपको करंट ईयर के लिए ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम रेंट भर रहे हैं, मान लीजिए कि जो भी हमारा बिल्डिंग है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है रेंटेड है, ओके, तो हम रेंट भर रहे हैं एवरी मंथ, तो रेंट क्या है आपका, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एवरी मंथ होने वाला खर्चा है और इसका जो बेनिफिट है आपको बस उस करंट ईयर के लिए ही मिलने वाला है। ओके, तो इस तरह से आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब यहाँ पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये हम कहाँ पे डालेंगे, इसे हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, इसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं और बैलेंस शीट में भी कौन से साइड में हम इसे ट्रांसफर करेंगे, ये हमारे बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। ओके, एक तरफ आपका एक्सपेंडिचर रहता है और एक तरफ आपका इनकम अकाउंट रहता है, तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। ओके, तो आई होप आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, ये भी हमारा एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है। अब मान लीजिए कि हमने एडवर्टाइजमेंट कराया हुआ है, ओके, और जो अगर हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो उसका बेनिफिट हमें सिर्फ उस ईयर के लिए नहीं मिलता है। ओके, एक बार हमने एडवर्टाइजमेंट करा लिया तो उसका जो बेनिफिट है हमें अगले 2 साल, 4 साल, 10 साल तक भी मिल सकता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक्सपेंडिचर को जिसको हमने एक बार करा दिया है और उसका बेनिफिट हमें अगले कुछ साल तक मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें 4 साल तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है, हमने एडवर्टाइजमेंट करा लिया है और हमें उसका बेनिफिट नेक्स्ट 4 ईयर्स तक मिलने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, उस एक्सपेंडिचर को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट कराया हुआ है, 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट कराया हुआ मैंने, और मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे 4 पार्ट में, मैं इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ओके, और ये जो हमारा जो फर्स्ट 25,000 है इन्हें मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूंगा इस साल के लिए, और जो बचे हुए 75,000 है उन्हें मैं बैलेंस शीट के एसेट्स में डाल दूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट ईयर फिर जो बचा हुआ 25,000 है उसे मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूंगा, और जो बचा हुआ 50,000 है उसे मैं बैलेंस शीट में दिखा दूंगा एसेट साइड में। फिर क्या करूंगा, फिर से नेक्स्ट ईयर में आऊँगा, बचा हुआ जो 50,000 है उसमें से 25,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बचा हुआ जो 25,000 है बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। इस तरह से ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसे मैं धीरे धीरे करके 1 ईयर में करके मैं उसे यहाँ से बैलेंस शीट से निकालूंगा। तो इस तरह से हमारा ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। एक बार मैंने इसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया तो ये आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एडवर्टाइजमेंट कराया था और जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस था वो कितना था, वो था टोटल 1 लाख। ओके, और इस 1 लाख को हमें क्या करना था, हमें 4 ईयर्स में पार्शली डिवाइड करके दिखाना है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे 25 करके इसे 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। ओके, तो अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे मार्च 2019 में है। ओके, मान लीजिए कि जो हमारा ईयर चल रहा है मार्च 2019 है। ओके, तो अब हम मार्च 2019 में है और हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं मार्च 2019 का। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें से 25,000 मैं क्या करूँगा,
मैं दिखाऊंगा एक्सपेंडिचर साइड में, ओके, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर ही है। तो मैं 25,000 यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट करके लिख दूंगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैं 25,000 लिख दूंगा, ओके। अभी हमारा बचा कितना है, हमारा 75,000 बचा हुआ है। तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं एसेट साइड में लिखूँगा। इसे मैं लिखूँगा एडवर्टाइजमेंट टोटल 75,000। तो इस 1 लाख में से मैंने 25,000 दिखा दिया और मैंने 75,000 मैंने बैलेंस शीट में से रखा हुआ है, ओके। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट ईयर में। हम मार्च 2019 से मार्च 2020 में आ चुके हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है 75,000 बचा हुआ। अब इस 75,000 में से 25,000 मैं क्या करूँगा, फिर से एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दूंगा 25,000। तो 75,000 में से 25,000 मैंने दिखा दिया। तो अब मेरे पास और कितना बचा, अब मेरे पास 50,000 बचा, ओके। तो इस 25,000 यहाँ पे मैंने दिखा दिया वापस। नेक्स्ट ईयर में फिर से दिखा रहा हूँ इसे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 50,000 दिखा दूंगा एसेट्स में, ओके। अब क्या करना है हमें, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। अब हम आ चुके हैं मार्च 2021 में। अब हम आ गए नेक्स्ट ईयर में और हम नेक्स्ट ईयर का मार्च 2021 का अकाउंट बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। तो अब हमारे पास कितना बचा हुआ, अब हमारे पास बचा हुआ 50,000 बचा हुआ, ओके। तो इस 50,000 में से 25,000 मैं यहाँ पे दिखा दूंगा एडवर्टाइजमेंट में फिर से। तो 50 में से 25 मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो अब मेरे पास कितना बचा, अब मेरे पास बच गया है ओनली 25,000। तो इस बचे हुए 25,000 को मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ओके। अब मैं आऊँगा नेक्स्ट ईयर में। अब हम आ चुके हैं 2022 में। हमारे पास बचा ओनली 25,000। तो इस 25,000 को मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दूंगा और यहाँ पे एसेट्स में आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, बिकॉज हमने इस एक्सपेंडिचर को 25, 25, 25, 25 करके 4 पार्ट में हमने दिखा दिया। तो ये होता है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने रसीद साइड पेमेंट अकाउंट के बारे में जो भी हमारा बेसिक नॉलेज था उसे हमने समझ लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और था, मैंने आपको बताया नहीं था, वो ये है कि जो हमारा रसीद साइड होता है, यहाँ पे आपके रसीद साइड में जो पेमेंट आते हैं, ओके, रसीद साइड में हमारे पेमेंट्स आते हैं और पेमेंट साइड से क्या होते हैं, हमारे पेमेंट जाते हैं, ओके। जो भी एक्सपेंसेस हैं यहाँ से जाते हैं आपके और यहाँ से आपके पैसे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो भी रसीद साइड में जो भी पैसा आएगा वो करंट ईयर का भी हो सकता है, वो प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है और वो नेक्स्ट ईयर आने वाले ईयर का भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो पेमेंट है, ओके, जो आपका पैसा जा रहा है, ओके, वो आपका प्रीवियस ईयर का भी पैसा हो सकता है। मान लीजिए कि कोई पेमेंट था हमारा बाकी था प्रीवियस ईयर का, तो उसे हमने इस साल में पेमेंट किया, तो वो पैसा भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। करंट ईयर के जो खर्चे रहेंगे वो भी दिखाएंगे। और कोई ऐसा खर्चा है, कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हमारा होने वाला है नेक्स्ट ईयर और उस एक्सपेंस को हमने इसी साल में ही कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो उसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में दिखाऊंगा। तो इस तरह से आपके जो रसीद साइड पेमेंट अकाउंट होते हैं उसमें आपके प्रीवियस ईयर के भी अमाउंट आ सकते हैं, करंट ईयर के भी आ सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के भी आ सकते हैं। सिमिलरली पेमेंट भी ऐसे ही होगा, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों ही ईयर के इसमें आ सकते हैं, ओके। बट जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, ओके, इनकम एक्सपेंडिचर जो अकाउंट आपका है वो ओनली करंट ईयर के ही अमाउंट को रिकॉर्ड करता है, ओके। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का नहीं रिकॉर्ड करना होता है, यहाँ पे हमें ओनली करंट ईयर से रिलेटेड जो भी अमाउंट है उसे डील करना होता है। आई होप स्टूडेंट्स, आज जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।